नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। साथियों, हम बात कर रहे थे आरपीएससी केमिस्ट्री की। आरपीएससी केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव चार प्रकार के होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसुगमन प्रभाव। इन सब के बारे में आज बात करेंगे। आप सबके बीच मैं सुभाष बंबू। मैंने आईआईटी बॉम्बे से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 47 रैंक से एमएससी की है। इसके अलावा मुझे 2 बार नेट जेआरएफ निकालने का अनुभव है। पूरे भारत में 52 रैंक और 66 रैंक, 2 बार मैं नेट जेआरएफ में टॉप रैंक में सिलेक्ट हो चुका हूँ। इसके अलावा जेएसओ में दूसरी रैंक से मेरा पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। और राजस्थान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ एफआरओ का भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। इसके साथ मैं जूनियर केमिस्ट में भी पूरे राजस्थान में मेरी 6ठी रैंक से सिलेक्शन हुआ था। ये चीज़ सर, आप बोलोगे सर आप प्रत्येक वीडियो में ये सारी डिग्री बताने की कहाँ जरूरत है। ये मैं डिग्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो जी साथी हमारे से नहीं जुड़े उनको एक विश्वास हो कि सर के पास जितनी भी नॉलेज है, ये जितने भी मैंने पेपर क्वालिफाई किया है, इसका मतलब मेरे पास केमिस्ट्री की जितनी भी नॉलेज है, मैं उस केमिस्ट्री नॉलेज को आप तक डिलीवर करने का काम करूँगा। ताकि मेरी ये कोशिश रहे कि मेरी नॉलेज से यदि आपका सिलेक्शन हो तो मैं डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट करवाऊंगा। तो साथियों, चाहे आपका टारगेट फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका टारगेट सेकंड ग्रेड हो या फिर लैब असिस्टेंट हो, आप और हम मिलकर अपने लक्ष्य को अंजाम देंगे। तो आप सबके बीच आज बात करेंगे हम जीओसी की। तो अपना आज का टॉपिक है जीओसी का पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं। पहले तो इनके टाइप लिखते हैं। सबसे पहला होता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। फिर 2 नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। फिर 3 नंबर पे आता है मेजोमेरिक प्रभाव। मेजोमेरिक या मेजोमेरिक प्रभाव या अनुनाद, रेजोनेंस या रेजोनेंस। फिर चौथे नंबर पे आता है अतिसयुग्मन। अतिसयुग्मन प्रभाव यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या आता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये 4 है। हम 1 बाय 1 इनकी बात करेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा प्रेरणिक प्रभाव। सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव? तो देखो, हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की, कोई सहसंयोजक बंध की। इस सहसंयोजक बंध में कौन सा बंध है? ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं कि यदि किसी एटम के, यदि किसी बंध में 2 परमाणु है ए और बी, यदि इस परमाणु में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, मान लेते हैं हम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से अधिक है, तो क्या करेगा? इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों बीच में है, हमें पता है कि कोवलेंट बंध बनाने से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बंध। तो ये जो कोवलेंट बंध है,
इनके बीच में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ए की ज़्यादा है तो क्या करेगा, ए वाला इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी इस तरह से चला जाएगा। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे इस बंध के, तो क्या करेगा, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये एरो क्या दिखा रहा है कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी साइड जा रहे हैं, ए के साइड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ए की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। अर्थात सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को, इसको आप समझते जाना, प्रेरणी प्रभाव में बोल रहा हूँ कैसे, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आंशिक विस्थापन, क्या कहलाता है, प्रेरणी प्रभाव कहलाता है। देखो आंशिक विस्थापन होगा, ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट यहाँ पे चला जाएगा। परमानेंट कब जाएगा, जब ये टूट जाएगा बंध। हम बंध तोड़ नहीं रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं इस बंध के इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं आंशिक विस्थापन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरणी प्रभाव। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो बंध की सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, लिखो यहाँ पे, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी यानी ईएन परमाणु की ओर आंशिक विस्थापन, की ओर आंशिक विस्थापन क्या कहलाता है, आई प्रभाव कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई, वो शॉर्टकट क्या नाम है इसका, आई प्रभाव भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में आई प्रभाव। ठीक है, आ गया। अब देखो कैसे, एग्जांपल सी सी, एक एग्जांपल आ गया सी एंड सी एल। देखो यहाँ पे दोनों के बीच में जो बंद इलेक्ट्रॉन है दोनों बॉन्ड के बीच में होगा, यहाँ पे भी दोनों बॉन्ड के बीच में होगा। कार्बन और कार्बन दोनों साइड क्या है, कार्बन है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन है ये बीच में ही रहेंगे, यानी बंद का विस्थापन नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई विस्थापन नहीं होगा, तो इनका क्या होगा, विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन नहीं होगा तो क्या, आप बताओ, आई प्रभाव लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आई प्रभाव नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है कार्बन से, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे। ठीक है, ये खींच लिया, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो गया, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन Cl की ओर। यदि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन Cl की ओर होगा तो इसका मतलब इसमें आई प्रभाव लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो आई प्रभाव कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन आप समझते जाना इनको। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जीरो है वहां पे कोई आई प्रभाव नहीं लगेगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है उसके अंदर तो वहां पे आई प्रभाव लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रभाव हमें पता है कि हम कोई ऐसे बाहर से एक्सटर्नल कुछ ही नहीं लगा रहे, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा तो अपने आप ही आई प्रभाव लगेगा, अपने आप ही लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, आई प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है, आई प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है, परमानेंट, क्योंकि ये तो अपने आप ही बॉन्ड के बीच में लग रहा है, तो परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात, यदि आप आई प्रभाव, देखो यहाँ पे आप कार्बन बढ़ाते जाओ, एक तो यहाँ पे Cl है, एक ऐसे Cl है, देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ पे चला गया, फिर क्या करेगा, इस बॉन्ड पे डेल्टा प्लस आ जाएगा हल्का फुल्का। हमें पता है दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पास वाले कार्बन पे क्या आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज आने से हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ जाती है थोड़ी सी, ये प्लस आया तो इस कार्बन और इस कार्बन में बात करेंगे तो इस प्लस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हल्की सी बढ़ जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस थोड़ा सा कार्बन की तरफ चला जाएगा, इस कार्बन की तरफ चला जाएगा। फिर क्या होगा, जब इस कार्बन की तरफ चला तो इसमें बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर
यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये वापस अपनी ओर खींचेगा इसको। यानी ये जहां इतना इस पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जितना 1 नंबर में जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, ये इंडक्टिव प्रभाव है, उतना 2 और 3 में नहीं है। अर्थात दूरी बढ़ने के साथ में इसका प्रभाव कम होता जाता है, क्योंकि ये पास वाला कार्बन है, इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, दूसरे वाले कार्बन पे हल्का कम लगेगा, और 3 नंबर कार्बन आते आते ये क्या होगा, नगण्य हो जाता है। तो 3 या 4 कार्बन परमाणु के बाद में हम इंडक्टिव इफेक्ट को 0 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है दूरी बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। देखो दूरी बढ़ रही है, इस Cl से इस कार्बन की दूरी बढ़ रही है, तो इस कार्बन पे सबसे कम आई प्रभाव लगेगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, क्योंकि आई प्रभाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लगता है। यदि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें पता है इस कार्बन की लगभग सेम होती है, हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन लास्ट तक आते आते इस कार्बन की बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से दूरी बढ़ने से आई प्रभाव कम होता है। तो लिख लो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, दूरी बढ़ने से, दूरी बढ़ने से आई प्रभाव घटता है, दूरी बढ़ने से आई प्रभाव घटता है। तीसरी बात, 3 या 4 कार्बन परमाणु के बाद, 3 या 4 कार्बन परमाणु के बाद, 3 या 4 कार्बन परमाणु के बाद प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव को शून्य माना जाता है, प्रेरणिक प्रभाव शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। यानी 3 या 4 कार्बन पे, यानी 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, ये तीसरा, इस कार्बन के बाद वाले जितने भी कार्बन है उस पर कोई भी आई प्रभाव नहीं लगेगा। अर्थात देख तो यहाँ पे चेक करो आप, 1 2 3 4, 1 2 और 3, इस कार्बन के बाद बाद जैसे ऐसा है 1 2 3 4, इस पे कोई भी, इस पे आई प्रभाव कुछ ही नहीं लगेगा, इस पे भी बिल्कुल नगण्य बराबर लगेगा, सिर्फ यहाँ तक ही आई प्रभाव वैलिड रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। तो आई प्रभाव कम होगा, इसका मतलब विस्थापन कम होगा, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होगा तो विस्थापन कम होगा। ठीक है, अगली बात, कार्बन और हाइड्रोजन। देखो कार्बन हाइड्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। ठीक है, हालांकि 2.1 1.8 ऐसे मानते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। इनकी वजह से दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 मानते हैं ऐसे, या बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम होता है, तो इनके लिए प्रेरणिक प्रभाव भी हम नगण्य मानते हैं। प्रेरणिक प्रभाव क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो कार्बन, तो हम कार्बन पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए तो हम इसका मानते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव इसका कुछ भी नहीं होता, यानी 0 ही मानते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लो कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, ऐसे लिखाओ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव लगभग लगभग नगण्य होता है, नगण्य होता है, अर्थात शून्य मानते हैं, अर्थात अर्थात शून्य मानते हैं, अर्थात शून्य माना जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो 3 4 अपने यहाँ पे डेफिनेशन है, इनको ध्यान में रखनी है। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, वो पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं। एक तो ये वाला पॉइंट, फिर ये अपनी पूरी थ्योरी, फिर आई प्रभाव, स्थायी प्रभाव है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। दूरी बढ़ने से आई प्रभाव घटता है। फिर 3 या 4 के बाद में इसको प्रेरणीय प्रभाव हम शून्य मान लेते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का प्रेरणीय प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है, अर्थात शून्य मानते हैं। ठीक है, अब आई प्रभाव, आई कितने प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट लग सकते हैं, यानी प्रेरणीय प्रभाव के प्रकार, आई प्रभाव के प्रकार। ठीक है, पहला हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव। क्या होता है प्लस आई प्रभाव, देखो यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। आप यहाँ पे जितने भी हम आप पढ़ेंगे पूरे ऑर्गेनिक में, तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला,
ठीक है। यानी कोई भी सुम है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को, रिपल्शन कौन करेगा, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन अधिक में है, तो वो यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा वो प्लस आई प्रभाव होगा। ठीक है। तो कोई भी सुम है, सुम है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, या अर्थात जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, इलेक्ट्रॉन का दाता हो, उसे वह प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, वह प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, वह प्लस आई प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अब देखो कैसे, इसके एक ऑर्डर भी आता है प्लस आई प्रभाव का क्रम, जो कि बार बार पूछते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये क्रम आया कैसे, एक बार आप क्रम लिखो। क्या क्रम है कि NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, फिर CT3, फिर CD3, फिर CH3, फिर आ गया T, D और H। ये हमें क्रम याद होना चाहिए। अब देखो कैसे याद रखेंगे। देखो माइनस वाले होते हैं, ये वाला माइनस वाला, ये हमें पता है कि माइनस वाले तुरंत इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, एक्सेस है इसको। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी कम होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की EN कम है, EN कम है, इलेक्ट्रॉन यानी EN का मतलब इलेक्ट्रॉन को पास रखने की क्षमता, तो इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन पास रखने की क्षमता कम है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दाता होगा, इलेक्ट्रॉन का जल्दी दान करेगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर अंदर ही घूमेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको समझो आप, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये क्या होगा, एक पूरे ग्रुप के अंदर घूम रहा है, तो इस ये तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दाता होगा। अब बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, एक बार दोबारा समझो आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन को पास रखने की क्षमता कम है, तो इलेक्ट्रॉन पास रखने की क्षमता कम है अर्थात इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता अधिक है, तो नाइट्रोजन पहले आएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, नाइट्रोजन पहले आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर CO माइनस, ये 3 क्रम आ गया। फिर देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करेंगे। ये कार्बन 3 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, ये हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। देखो यहाँ पे अब कार्बन है, ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर खींचेगा, ये तीनों तरीके से खींचेगा, इसके पास इन 3 डिग्री वाले के पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी अर्थात नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, इतने जितना नेगेटिव चार्ज अधिक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। एक बार और ढंग से समझाते हैं इसको, देखो कैसे। मैं आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री ये लेके चलता हूँ, CH3, CH2, फिर CH3, CH, CH3, CH2, फिर CH3, 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 ऐसे। ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर दो। अब देखो ये कितना है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन देखो 2 डिग्री है, और ये कार्बन देखो 3 डिग्री है। इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसके पास देखो ये वही दाता समूह है प्लस आई, हमें पता है CH3 क्या होता है, प्लस आई प्रभाव दिखाता है, ये तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब CH3, और CH3 क्या दिखाएगा, प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, प्लस आई का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये इधर देगा, तो इसके पास 2 ग्रुप है देने वाले, और इसके पास कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है देने वाले। ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसके, बीच वाले कार्बन को, तो देखो अलग पेन से लिखाता हूँ आपको, ये इस कार्बन को देगा, ये 1 डिग्री कार्बन है,
ठीक है, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि अधिक देगा, देने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो इस ये कार्बन खींच रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मान लेते 2 माइनस आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस आएगा, यहाँ पे 3 माइनस आएगा। तो जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका प्लस आई प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इस वजह से 3 डिग्री का प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। तो 3 डिग्री का प्लस आई ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। फिर ये याद रखना है CT3, CD3 और CH3। ठीक है, TDH ये भी पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि प्लस आई का प्रभाव किस में, हाइड्रोजन के। ये क्या है, H, D और T एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो इन आइसोटोप में T का ज़्यादा होता है, फिर D का, फिर H का होगा। अब दो नंबर पे आएगा प्लस आई प्रभाव, देख लिया हमने। अब बात करेंगे हम माइनस आई प्रभाव की। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। माइनस जब भी आ जाए तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, प्लस में इलेक्ट्रॉन को देने वाला, और माइनस में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो कोई भी ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। कोई भी समूह जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है वह माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, कोई भी समूह जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है वह माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। अब देखो माइनस आई प्रभाव कौन दर्शाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। और जिसकी, एक बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, यदि किसी प्रॉब्लम है तो ये लिखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक खींचेगा, अपनी ओर अधिक खींचेगा, अधिक खींचेगा। ठीक है, अर्थात माइनस आई प्रभाव अधिक होगा, अधिक होगा। इसके अलावा एक बात और देखो, प्लस चार्ज आने पर, प्लस चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। प्लस चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब देखो इसका ऑर्डर आपको बोल दिया जाए, एक बार इससे एग्जांपल देखो। एक जगह आपको CH3 है, एक जगह CH3 प्लस है, या फिर CH4 है। आपको पूछ लिया जाए इनमें से कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो आप बोलोगे प्लस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। या फिर एग्जांपल दूसरा और, एक जगह सीधा H2 है, एक जगह H3O प्लस है। आपको पूछ लिया जाए किस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो प्लस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ये बात अपनी ध्यान को रखनी है। अब देखो, अब ऑर्डर देख लिखते हैं, माइनस आई प्रभाव का ऑर्डर, माइनस आई प्रभाव का क्रम। देखो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। NO2 का सबसे अधिक, फिर CN का, फिर COOH का, फिर क्या आएगा CHO का, फिर क्या आएगा F का, Cl का, Br का, फिर I का, इसके बाद में OR का, फिर OH का, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH का, फिर NH2 का, PH का, और CH2 डबल बॉन्ड CH का, और फिर लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। ये अपना प्रभाव है। अब सर इसको याद कैसे रखें, इसको आप याद रखने की बजाय आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इससे पहले भी एक ग्रुप और आता है, ये भी लिख लो आप, OR2 प्लस, NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस। ये लो, ये पूरा ऑर्डर आ गया। देखो ये शुरू के जो 3 है, शुरू के आपके जो 3 लिखवाए मैंने ये वाले, ये तो आपको पता है कि प्लस चार्ज आने पर, प्लस आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक। अब आगे इसमें देखो NO2, N डबल बॉन्ड O, ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे याद रखना अपने को। फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर COH में देखो ऐसे।
हमें सेंट्रल एटम की बात करनी है, इस कार्बन पे, इस नाइट्रोजन पे और इस कार्बन की प्लस आई माइनस आई प्रभाव देखना है। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन इधर खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन इधर खींचेगा तो इस पे प्लस आएगा। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन इधर खींचेगा तो इस पे प्लस आएगा। और मैंने आपको एक ही बात बोली थी, प्लस आने से, प्लस आने पर क्या होगा, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे सब में डबल बॉन्ड वाले में सब में क्या आ रहा है, प्लस, सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज आ रहा है। सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई ये बात। तो अपने को ये ऑर्डर आ गया, तो NO2 फिर CN COH CHO यहाँ तक आ गया। फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका माइनस आई ज़्यादा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आई, इनमें से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे माइनस आई प्रभाव देखेंगे। फिर देखो OR OH में भी यही प्रभाव लगेगा। फिर कार्बन SP आ गया, SP कार्बन की sp2 कार्बन से क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या आएगा, यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो कार्बन sp की ज़्यादा होती है, फिर कार्बन sp2 की, फिर कार्बन sp3 की। ठीक है, संकरण यानी जिसका sp संकरण होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, इस वजह से यहाँ कार्बन sp की आएगी। फिर NH2 की, ये फिर देखो ये पे कार्बन sp2 है, इसकी आएगी। sp कार्बन की ज़्यादा है। फिर बीच में नाइट्रोजन की आएगी, sp कार्बन की नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये मैं चैप्टर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कराऊंगा तब वहाँ पे पूरा करवाएंगे। ठीक है, ये वाली बात है। तो मेरे हिसाब से आपके पूरा ऑर्डर समझ में आ गया कि OR2 NR3 NH3 प्लस आ गया, फिर NO2 CN COH CHO FCl BRI। एक बात ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर ग्रुप जुड़ने से माइनस आई प्रभाव बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो OR और OH में से OR प्रभाव ज़्यादा है, यानी आर प्रभाव, आर का मतलब CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप बढ़ने से क्या होता है, माइनस आई प्रभाव बढ़ता है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। मैं इनमें विशेष इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन आते हैं और ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम। एक बार आप यहाँ पे पूरा जी लगा के इसको पढ़ो, 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अब आप अपने पढ़ेंगे आई प्रभाव की एप्लीकेशन। आई प्रभाव की एप्लीकेशन, आई प्रभाव की एप्लीकेशन। सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम करेंगे बात कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बोले तो कार्बोदनाइन, कार्बोदनाइन का स्थायित्व। देखो हर एक चीज को आप लॉजिक से समझते जाना, जब तक आप लॉजिक से नहीं समझोगे तब तक आपके ध्यान दिमाग में सेट नहीं होगा। कार्बोदनाइन का मतलब मैंने कल आपको बताया था, ऐसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहेगा जो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अभी हमने आपको बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस आई वाले देते हैं। तो हाँ बिल्कुल प्लस आई वाले देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई वाले प्रभाव। तो प्लस आई वाला प्रभाव जितना अधिक होगा, उसकी प्लस आई प्रभाव जितना अधिक होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी अधिक होगी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी अधिक होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो आप, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और प्लस आई क्या करे, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा उतने ज्यादा ये कार्बन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यानी प्लस आई प्रभाव जितना अधिक होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होगी। तो लिख लो ये बात, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्लस आई प्रभाव के। यदि प्लस आई प्रभाव के प्रोपोर्शनल हो रहा है इसका मतलब माइनस आई प्रभाव के क्या होगे, रेसिप्रोकल होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 प्लस, CH3 CH प्लस CH3, ये A है, ये B है और ये C है, CH2 प्लस NO2। आपको इसमें पूछा हुआ है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ऑर्डर,
किसकी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। पूरा लिखूंगा, पूरा लिख देते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसमें, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। देखो पहला ऑप्शन है, इसमें क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और इसमें देखो दोनों साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, इसमें ये भी 1 डिग्री है, लेकिन देखो सी NO2 है, NO2 क्या करेगा, NO2 माइनस आई प्रभाव लगाएगा। ये देखो NO2 का क्या होता है, माइनस आई प्रभाव होता है, तो ये माइनस आई प्रभाव है। और हमें पता है जितना ज़्यादा माइनस आई प्रभाव होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब सी तो सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई प्रभाव लग रहे हैं और हमें चाहिए प्लस आई प्रभाव वाला। तो इन दोनों में प्लस आई लग रहा है, ए और बी में। और ए और बी में देखो ये 2 डिग्री वाला ज़्यादा होता है। 2 डिग्री हमें पता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, यानी बी सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा, 1 डिग्री वाला ए होगा, और सी सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई प्रभाव लग रहा है, हमें चाहिए प्लस आई प्रभाव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ए ऑप्शन CH3 CH2 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 प्लस। बी ऑप्शन देखो CH3 CH3 CH2 प्लस। सी ऑप्शन देखो CH3 C प्लस CH3 फिर CH3। अब इसमें आपको वही ऑर्डर दे बताना है, किसको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। देखो ये 1 डिग्री है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है। हालांकि ये भी 1 डिग्री है। इसके पास क्या है, यहाँ से एक एक साइड से क्या आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसके दो साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जिसका जितनी साइड से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका मतलब उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक रहेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की। तो ऑर्डर क्या रहेगा, सी का सबसे अधिक रहेगा। फिर ए और बी में से चेक करेंगे। तो ए में से क्या, ए में तो क्या सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई लगा रहा है। इसका मतलब बी में ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, और फिर क्या होगी, ए की होगी। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। फिर दूसरा अपना, दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी, कार्ब रिनाइन का स्थायित्व। कार्ब रिनाइन का स्थायित्व। अब कार्ब रिनाइन क्या होता है, कार्ब रिनाइन ये, इसके पास क्या है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके, यानी इसके इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप हो। और लेने वाला ग्रुप कौन सा होगा, माइनस आई। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, और माइनस आई ऐसा ग्रुप होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। तो कार्ब एनाइन का स्थायित्व कौन बढ़ाएगा, तो कार्ब एनाइन का स्थायित्व, कार्ब रेनाइन का स्थायित्व, स्थायित्व प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई प्रभाव के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्रभाव के। यानी जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा उसका क्या होगा, कार्ब रेनाइन का स्थायित्व भी अधिक होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कैसे, इसमें एग्जांपल देखो, CH3 CH2 नेगेटिव, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन CH3 CH नेगेटिव CH3। सी ऑप्शन CH3 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 नेगेटिव। इसमें आपको क्या बताना है, कार्ब एनाइन का स्थायित्व बताना है। देखो ये CH3 ग्रुप क्या लगा रहा है, प्लस आई प्रभाव लगा रहा है। यहाँ पे दो दो प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं, 3 प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं। हमें पता है कि प्लस आई प्रभाव जितना अधिक होगा, कार्ब रिनाइन का स्थायित्व उतना ही कम होगा। कार्ब रिनाइन का स्थायित्व, स्थायित्व क्या, उतना ही कम होगा। तो देखो प्लस आई प्रभाव किस में ज्यादा है, इसमें 3 प्लस आई प्रभाव है, फिर इसमें 2 प्लस आई प्रभाव है, इसमें 1 प्लस आई प्रभाव है। तो ऑर्डर क्या होगा, जिसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा है उसका कार्बन नाइन का स्थायित्व उतना ही कम है, यानी सी सबसे कम होना चाहिए, और ए एक नंबर वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ए, फिर बी, और फिर सी। सी में क्या है, 3 प्लस आई प्रभाव है, जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव उतने ही कार्बन नाइन का स्थायित्व कम होता है। एग्जाम्पल और देखो, ए ऑप्शन CH2 नेगेटिव NO2। बी ऑप्शन CH2 नेगेटिव CH3। सी ऑप्शन CH2 नेगेटिव
CH2CH3, फिर चौथा ऑप्शन CH2 नेगेटिव Cl। इसमें हमें कार्ब एनाइन का स्थायित्व देखना है। देखो ये माइनस आई लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, ये भी प्लस आई लगाएगा, और ये क्या लगाएगा, Cl भी माइनस आई लगाएगा। और माइनस आई जब दो प्रभाव अपने इसमें 1 और 4 में चेक करना है, तो हमें पता है माइनस आई का क्रम क्या होता है, माइनस आई का क्रम होता है NO2 का ज़्यादा होता है, फिर क्या आएगा, Cl का होगा। और जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसमें कार्ब एनाइन का स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो माइनस आई किसका ज़्यादा है, NO2 का। इसका मतलब एक नंबर का सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, कार्ब एनाइन का स्थायित्व होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस आई देखो, ये एक CH3 अकेला प्लस आई लगा रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे CH2 CH3 दो ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो ग्रुप क्या लगा रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है, प्लस आई ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्ब रेनाइन का स्थायित्व कम होगा, कार्ब रेनाइन का स्थायित्व कम होगा। ठीक है, तो ऑर्डर पूछ लिया जाए आपको, तो माइनस आई वाले बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब CH2 सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, NO2 वाला बढ़ाएगा, फिर क्या बढ़ाएगा, Cl वाला बढ़ाएगा, डी ऑप्शन। और बी और सी ये दोनों कम करेंगे, इनमें भी सबसे ज़्यादा कम कौन करेगा, सी ग्रुप करेगा, क्योंकि प्लस आई इसका ज़्यादा है, तो इसके बाद में बी आएगा, फिर सी आएगा, ये ऑर्डर आएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। फिर आएगा 3 नंबर पे हम बात करेंगे अम्लीय सामर्थ्य की। अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, सीधा सीधा आप लिख लो इसमें। अम्लीय सामर्थ्य होते हैं वो प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई प्रभाव के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई प्रभाव के। ठीक है, जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य कम होगा, जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। एग्जाम्पल देखो, एक ऑप्शन HCOOH, दूसरा ऑप्शन CH3COOH, तीसरा ऑप्शन आ गया, तीसरा ऑप्शन CH3CH2COOH। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे CH3CH2 ग्रुप है। देखो प्लस आई इसका कम है, सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इसका है, और सबसे कम प्लस आई किसका है, हाइड्रोजन का है। ये बीच में यहाँ पे CH3CH2 ग्रुप है, इस वजह से इसका प्लस आई ज़्यादा है। हमें पता है कि प्लस आई ज़्यादा होगा, प्लस आई ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, अम्लीय प्रभाव कम होगा, अम्लीय प्रभाव कम होगा। तो अम्लीय प्रभाव का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इसमें एक नंबर में सबसे कम प्लस आई, तो इसका मतलब इसका अम्लीय प्रभाव ज़्यादा होगा। फिर 2 नंबर का आएगा, फिर 3 नंबर का आएगा, इसमें प्लस आई ज़्यादा है, प्लस आई सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो इसका क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एग्जाम्पल और देखो, ए ऑप्शन FCH2COOH, बी ऑप्शन ClCH2COOH, सी ऑप्शन BrCH2COOH। इसमें आपको अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछ लिया जाए, तो देखो हमें पता है माइनस आई प्रभाव का ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है भाई, F फिर Cl फिर Br। तो माइनस आई प्रभाव का ऑर्डर होगा, यही क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का भी ऑर्डर क्या होता है, F का ज़्यादा होगा, फिर Cl का, फिर Br का। तो क्रम क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक का ज़्यादा, ए ज़्यादा, फिर बी, फिर सी। आ रहे हैं ना समझ में, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे अपन चेक करेंगे, जिसका माइनस आई प्रभाव अधिक होगा उसी का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। अब बात करते हैं एक और ऑर्डर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लो आप, CH4 एक नंबर, फिर 2 नंबर पे NH3, फिर 3 नंबर पे H2O, फिर 4 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे HF। इसका अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर पूछ लिया जाए अपने को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य मतलब जो H+ देने के बाद में बने,
H प्लस देने के बाद में यहाँ पे CH3 माइनस बनेगा, यहाँ पे NH2 माइनस बनेगा, यहाँ पे OH माइनस बनेगा और यहाँ पे F माइनस बनेगा। अम्ल का मतलब जो H प्लस का दान करता हूँ, H प्लस दान करने के बाद में ये बनेगा। अब देखो मैंने एक बात बताई आपको कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अधिक रखेगा। देखो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो F माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अधिक रखेगा, अपने पास अधिक रखेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें आपको क्रम पूछ लिया जाए एसिडिटी का, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? 4 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है ये। क्यों है? क्योंकि F माइनस सबसे ज़्यादा स्थायी है, और जो ज़्यादा स्थायी होगा इसका मतलब वो H प्लस अधिक क्या करेगा? दान करेगा, सबसे ज़्यादा स्थायी। आप तो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान में रखा करो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा रखेगा। और हमें इलेक्ट्रॉन ही देखना है कि नेगेटिव चार्ज को कौन अपने पास अधिक रखेगा। तो जो अधिक रखेगा नेगेटिव चार्ज को, इसका मतलब उसमें उसने H प्लस अधिक, वो H प्लस आसानी से दे देगा, और जो H प्लस आसानी से देगा उसका मतलब वो उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, 3 नंबर पे। अब 4 नंबर पे बात करेंगे क्षारीय सामर्थ्य की। 4 नंबर अपना रहेगा क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य, और क्षारीय सामर्थ्य में क्या होता है? देखो क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्लस आई के प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई ग्रुप के, प्लस आई प्रभाव के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई प्रभाव के। ये बात भी ध्यान में रखना आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें भी एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है? CH3NH2, फिर CH3CH2NH2, फिर CH3NHCH3, या फिर ऐसे CH3। इसमें आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए, 1 फिर 2 फिर 3, आपको पूछ लिया जाए सारी सामर्थ्य के क्या ऑर्डर होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस आई 1 लगेगा, यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रुप लगाएगा, इसका ज़्यादा होता है प्लस आई, और यहाँ पे +2 आई ग्रुप लग रहे हैं, +2 आई ग्रुप। और यहाँ पे C2H5 का आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे CH3 का आई प्रभाव लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है, सबसे ज़्यादा क्या होगा? किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 क्या दे रहे हैं? प्लस आई दे रहे हैं। उसके बाद में CH3 और C2H5 में अपने को बात कर ले कि किसका आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो C2H5 का ज़्यादा होगा। तो देखो क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्रम तो 3 का होगा, क्योंकि इसमें 2 है, इनमें एक एक ग्रुप है, लेकिन एक एक ग्रुप में पूछ लिया जाए, यहाँ पे तो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 ग्रुप है, किसका ज़्यादा होगा? तो C2H5 का ज़्यादा होगा, फिर 1 नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एग्जाम्पल देखो। ठीक है, CH3NH2 एक ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन आ गया एक, या फिर आपको ऐसे देखो, एक बार मैं और लिखा देता हूँ जलीय विलयन में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जलीय विलयन में क्षारीय सामर्थ्य, जलीय विलयन में क्षारीय सामर्थ्य, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते जाते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे 1 नंबर पे CH3 ग्रुप की, CH3 ग्रुप में, CH3 ग्रुप में देखो कैसे कि CH3NH2, फिर CH3NHCH3, फिर CH3NCH3 और CH3। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्षारीय का मतलब क्या होता है? क्षार का मतलब होता है जो लोन पेयर को आसानी से दे सके, जो अपने लोन पेयर को अधिक मतलब जो लोन पेयर का दान जल्दी कर सके, उसको हम बोलते हैं उसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक होगी। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। अपन तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे +1 आई प्रभाव लग रहा है, यहाँ पे 2 आई प्रभाव लग रहे हैं, और यहाँ पे 3 आई प्रभाव लग रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग तो 3 का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनमें अपवाद है। तो इनमें क्या है? अपने को क्रम याद रखना है। देखो इनमें एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, दोनों एक साथ आ जाएगा। इसमें क्रम क्या होगा? 21, 30 और 23, 10।
2310। देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, 2310 है, छोटा कौन है 2130। तो 2130 किस में आएगा, CH3 ग्रुप में है, क्योंकि CH3 छोटा है तो छोटा वाला, और यहाँ पे बड़ा है 2310 तो बड़ा कौन से C2H5। अब 2 का क्या मतलब है कि 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री की। कैसे सर, एग्जांपल बताओ। देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, हम बात करें यहाँ पे CH3 ग्रुप की, तो CH3 ग्रुप में हमारा जो ऑर्डर होगा क्षारीय सामर्थ्य का, ये होगा क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर, क्षारीय सामर्थ्य क्रम। एक बार आप ढंग से समझते जाना कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसमें क्षारीय सामर्थ्य होगी 2130, यानी ये कौन सा है, ये देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इनमें क्षारीय सामर्थ्य पूछ लिया जाए तो इसका आंसर A, B और C। तो क्रम क्या आएगा उसका, इसका क्रम आएगा CH3 ग्रुप की वजह से ये 2130 होगा, 2130 यानी 2 डिग्री का ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा 1 डिग्री का होगा, फिर क्या होगा 3 डिग्री का होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ। एक नंबर पे आएगा C2H5NH2, 2 नंबर पे आ गया C2H5NHC2H5, फिर 3 नंबर पे आ गया C2H5NC2H5 फिर C2H5। ठीक है, और इसमें आपको पूछ लिया जाए क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा। देखो कैसे निकालोगे आप इसमें, देखो C2H5 है, यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, C2H5 ग्रुप है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। आपको 21 30 23 10 ऐसे याद रखना है, इतने दूर दूर लिखने की जरूरत नहीं है। 21 30 और 23 10। देखो 21 30 किस में आएगा, ये छोटा है तो CH3 में आएगा, 23 10 किस में आएगा, बड़ा है तो C2H5 में आएगा। तो देखो 23 10 का मतलब 2 डिग्री का ज़्यादा होना चाहिए, तो क्रम क्या आएगा 2 डिग्री का ज़्यादा यानी सेकंड वाले का ज़्यादा होना चाहिए, फिर 3 डिग्री वाला यानी 3 डिग्री वाला 3 नंबर वाला आएगा, फिर 1 डिग्री वाला यानी 1 नंबर आएगा, ये क्रम आएगा। देखो इसमें मिथाइल ग्रुप होगा तब इसमें ऑर्डर क्या था 2 1 3, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया 2 3 1। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब देखो एक दो क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको जो आए हुए क्वेश्चन है, तभी आपको पता चलेगा। देखो निम्न में से क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम है। का सही क्रम है, एक नंबर पे आ गया पहला ऑप्शन CH3CH2-, दूसरा ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH-, थर्ड ऑप्शन CH ट्रिपल बॉन्ड C-। ऑप्शन ए 3 2 1, ऑप्शन बी 1 3 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 2 1 3। ये अपने क्वेश्चन आया हुआ है यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, यूपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था 2018 का, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो देखो हम बात करते हैं CH3CH2-, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH-, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH-। यहाँ पे क्या होगा, ये sp3 से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, यहाँ पे कार्बन sp2 है, यहाँ पे कार्बन sp है। मैंने आपको एक बात बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होता है कार्बन sp का ज़्यादा, फिर कार्बन sp2 का, फिर कार्बन sp3 का। ये बात मैंने बताई, और ये भी बात मैंने बताई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका -I प्रभाव भी ज़्यादा होगा। तो -I का क्रम क्या होगा, कार्बन sp का ज़्यादा, फिर कार्बन sp2, फिर कार्बन sp3। -I प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, -I प्रभाव ज़्यादा होगा, उसका क्षारीय सामर्थ्य कम होगा, उसका क्षारीय सामर्थ्य कम होगा, क्षारीय सामर्थ्य कम होगा, क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो -I प्रभाव किसका है, कार्बन sp का ज़्यादा, कार्बन sp का मतलब 3 नंबर वाले का, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। तो -I प्रभाव का ऑर्डर देखो, -I प्रभाव का क्रम किसका ज़्यादा है, 3 नंबर के ज़्यादा है, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। तो क्षारीय सामर्थ्य का इसका उल्टा होगा, तो क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर क्या होगा, 1 नंबर का ज़्यादा होगा, फिर 2 नंबर का होना चाहिए, फिर 3 नंबर का होना चाहिए। ये ऑर्डर आना चाहिए 1 2 3, 1 2 3।
देखो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन आप समझते जाना। देखो ईएन का कार्बन एसपी की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा, जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम। बस ये अपने को याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन और लिखवाते हैं। देखो ये क्वेश्चन अपना राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन है। मैं सारा आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी सोच डेवलप हो। निम्न में से सबसे स्थायी कार्बेनाइन, सबसे स्थायी कार्बेनाइन का पूछा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे CH3 दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे CBr ऐसे माइनस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है CH3CH2 माइनस, फिर यहाँ पे दिया हुआ है CH माइनस, इससे जुड़ा हुआ है CH3 और CH3। अब मेरे को आप बताओ कि CH3 वाला क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। यहाँ पे एक प्लस आई है, यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं है, यहाँ पे दो प्लस आई प्रभाव है। और Br क्या होता है, माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है। और मेरे को ये पता है कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब रिनाइन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई प्रभाव के। और प्लस आई प्रभाव की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब प्लस आई वाले तो अपने हटा ही दो, प्लस आई वाले क्या करेगा, प्लस आई जितना ज्यादा होगा कार्ब रिनाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम होगा। तो ये तो हमें काम के नहीं है, इन दोनों में से चेक करेंगे। इनमें तो कोई प्रभाव नहीं लग रहा, लेकिन इसमें माइनस आई प्रभाव लग रहा है। और माइनस आई प्रभाव वाले क्या होगा, कार्ब रिनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सीधा सीधा आंसर आ जाए, एक सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन है ये। आपको सिर्फ प्लस आई और माइनस आई देखना है, जिसका माइनस आई ज्यादा है उसकी क्या होगा, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बी ऑप्शन अकेले ही ऐसा है जिसमें माइनस आई प्रभाव लग रहा है, बाकी सब में प्लस आई प्रभाव लग रहा है और हमें माइनस आई देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया, समझ में आ गया, इसका मेरी नजरों में आपके पूरा टॉपिक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, अपने में लिखा हुआ है निम्न में से क्षारीय प्रकृति के सही क्रम है, अपने बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। ये ACF-FRO 2018 का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ACF भी राजस्थान का सबसे अच्छा एग्जाम है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो अपने को पूछा हुआ है OH माइनस दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस दिया हुआ है, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस दिया हुआ है, C2H5 माइनस दिया हुआ है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H5 को CH3CH2 माइनस, फिर ये आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, ये CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और ये आ गया OH माइनस। देखो हमें पता है कि क्षारीय, जो क्षारीय प्रभाव है, क्षारीय प्रभाव वो किसके प्रोपोर्शन होता है, माइनस आई के प्रोपोर्शन होता है। और देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन sp, यहाँ पे कार्बन क्या है sp2, और यहाँ पे कार्बन क्या है sp3, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, मुझे ये पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मुझे पता है ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बन sp की बात होगी, इनमें से चेक करेंगे तो फिर कार्बन sp2 की बात करेंगे, फिर कार्बन sp3 की बात करेंगे। यदि सॉरी सारी प्रभाव किसके प्रभाव, प्लस आई प्रभाव के होता है। तो देखो इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका माइनस आई प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो माइनस आई प्रभाव का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, फिर कार्बन sp का, फिर कार्बन sp2 का, फिर कार्बन sp3 का। और हमें ये पता है कि माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा तो क्षारीय प्रभाव उतना ही कम होगा, क्षारीय प्रभाव उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्षारीय प्रभाव का उल्टा आना चाहिए ऑर्डर, क्षारीय प्रभाव क्या होना चाहिए, इसका उल्टा ऑर्डर आना चाहिए। तो कार्बन sp वाला ज्यादा होना चाहिए, फिर कार्बन sp2 वाला, फिर कार्बन sp वाला, फिर ऑक्सीजन, ये क्षारीय प्रभाव का ऑर्डर होना चाहिए। कार्बन sp3 का मतलब CH3CH2 माइनस, फिर कार्बन sp2 का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, फिर कार्बन sp का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर ऑक्सीजन का मतलब OH माइनस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें sp2 वाला ज्यादा हो, sp3 वाला? तो देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो C2H5, बिल्कुल C2H5 ये रहा, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर OH वाला। ये देखो ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपको नेगेटिव प्रभाव है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा करो, फिर आप उसमें माइनस आई प्रभाव लगाया करो। यदि आपको क्षारीय प्रभाव पूछा हुआ है तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है उसमें एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, निम्न में से अम्लता का सही क्रम है, ये आरपीएससी केमिस्ट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सबके सही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको एसिडिटी बेसिसिटी प्लस आई माइनस आई प्रभाव में कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा सेशन आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।